हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डीवी एक्ट पर बात करने वाले हैं। डीवी एक्ट का वाद आप सभी के केसेज में अधिकतर होता ही है। अगर किसी में नहीं है तो आने वाले समय पर लड़की डाल देती है। कुछ मामलों में ऐसा होता है कि पहले वो एफआईआर की तरफ जाती है, कुछ मामलों में ऐसा होता है पहले 125 डाला जाता है, कुछ मामलों में पहले डीवी डाला जाता है। लेकिन चाहे आपका कोई सा भी केस चल रहा है, ये संभावना होती है कि अगर डीवी अभी तक नहीं डाला तो डली जाएगा, और मैक्सिमम मामलों में ऑलरेडी चल रहा होता है। ऐसे में डीवी एक्ट से संबंधित आपको कुछ बातें, कुछ नियम जानने बहुत ही जरूरी हैं। देखिए, डीवी एक्ट के अंतर्गत ना कन्फ्यूजन्स बहुत सारी हैं, और कई सारे लोग कुछ बोलते हैं, कई सारे लोग कुछ बोलते हैं, तो सब घपला हो जाता है। देखो, डीवी एक्ट की जो प्रोसीडिंग है वो पूरी की पूरी प्रोसीडिंग क्रिमिनल है। यानी अगर आप पुराने लॉ की बात करें तो सीआरपीसी के अकॉर्डिंग चलती है, यानी जिनके डीवी एक्ट पहले से फाइल हो रखे हैं वो सीआरपीसी के अकॉर्डिंग उनकी प्रोसीजर चल रही होगी। जिनके नए डीवी के केस फाइल होंगे, नए लॉ में फाइल होंगे, उनकी जो प्रोसीजर है वो बीएनएसएस के थ्रू चलेगी। यानी लेकिन चलेगी क्रिमिनल प्रोसीडिंग की, सिविल प्रोसीजर उसका नहीं है, चलेगा क्रिमिनल प्रोसीजर। और डीवी एक्ट के अंतर्गत जो रिलीफ लड़की मांगती है वो सारे के सारे रिलीफ सिविल नेचर के होते हैं। मीन्स उसका प्रोटेक्शन ऑर्डर हो गया, रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर हो गया, रेसिडेंस ऑर्डर हो गया, मेंटेनेंस हो गया, कंपनसेशन हो गया। तो ये सारे प्रकार के ऑर्डर होते हैं जो कि लड़की क्लेम करती है। ये सारे के सारे सिविल नेचर के ही क्लेम होते हैं। इन सिविल क्लेम्स को जो है वो कर सकती है। अब आपने ये भी देखा होगा कि डीवी एक्ट में आपका भी नाम है, परिवार वालों का भी नाम है, और दूर दूर के रिश्तेदारों का भी नाम है। तो ऐसे में हम क्या करें? देखो, ऐसा होता है कि जब डीवी एक्ट की पिटीशन आपके पास आती है, आपको पता चल जाता है, पिटीशन तो कॉमन ही होती है जो सबके पास जाती है, कि उसमें टोटल कितने लोगों के नाम है। उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपकी मैरिड सिस्टर्स होती हैं, आपकी शादी से भी पहले उनकी शादी हो चुकी है, या कुछ आपके दूर के रिलेटिव होते हैं जिनका इनसे कोई लेना देना नहीं होता, जो इवन कभी मिले भी नहीं होते। आपके पेरेंट्स होते हैं, कई बार तो वो भी आपसे अलग रह रहे होते हैं लेकिन फिर भी उनका नाम होता है। तो ऐसी सिचुएशन में हमको क्या करना चाहिए? ऐसी सिचुएशन में मैंने पहले भी वीडियो बनाया है डिटेल में कि भाई आपको डिस्चार्ज एप्लीकेशन डालनी चाहिए उन लोगों की तरफ से जिनका कोई भी वास्ता पत्नी से कभी नहीं रहा है। उसके प्राइमा फेसी ग्राउंड आपको बनाने चाहिए और वो डालना चाहिए। लेकिन आपको ध्यान यहाँ पे ये रखना है कि अगर आप डिस्चार्ज पिटीशन में जा रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आप कथा कहानी अपने लिखोगे पूरी कि आपके साथ क्या हुआ, कैसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ। आपको सिर्फ प्राइमा फेसी पॉइंट लिखने हैं, जिस प्रकार से हम क्वेश्चन में लिखते हैं कि क्यों उनका नाम इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। जैसे कि वो लोग कभी साथ रहे नहीं है, या अगर किसी की लोकेशन कहीं और है, या अगर उसने लिखा है कि उन्होंने मारा पीटी करी है, कुछ करा है और उनकी हेल्थ इतनी खराब है, कोई बिल्कुल बेड रिडन है जो उठ ही नहीं सकता बेड से, या कोई बिल्कुल बेड पर है जो उठ ही नहीं सकता, तो वो भी आप प्राइमा फेसी ग्राउंड में बता सकते हो कि इस बंदे का तो उठना ही पॉसिबल नहीं है, ये मार कैसे सकता है। या जो डेट्स उसने दिखाई हैं उस डेट्स पर उनकी कहीं और उपस्थिति है, लोकेशन कुछ और है। तो इस तरह की चीजें, यानी जो प्राइमा फेसी है, ना कि आपके घरेलू जो चोर्स हैं उनको आपको डिस्चार्ज में डालना है, जो मैक्सिमम लोग करते हैं। 10-10, 20-20 पेज के डिस्चार्ज बना देते हैं। पहले तो कॉल ऐसे आते हैं, सर हम डिस्चार्ज की बात कर रहे हैं, 90% लोग तो मैं मना ही कर रहे हैं कि होगा ही नहीं। और फिर जब कोई प्रेशराइज करता है तो फिर जो डिस्चार्ज की पिटीशन हमारे पास आती भी है वो देखकर हंसी आती है, वो मेन ऑब्जेक्शन से भी बड़ी बना करके डाल देते हैं। तो इस तरह से डिस्चार्ज नहीं होता है। डिस्चार्ज केवल प्राइमा फेसी पॉइंट्स पे होगा, टू द पॉइंट ग्राउंड बनाने पड़ेंगे, और तब आप डिस्चार्ज पिटीशन फाइल करोगे, तब उसमें चांसेज हैं कि उनके नाम हट जाएंगे। और ये काम आपको स्टार्टिंग में कर लेना है, शुरुआत में ही कर लेना है मुकदमे के। तो जब आप डिस्चार्ज डालोगे तो सामने वाली पार्टी उसको ऑब्जेक्शन देगी एंड कोर्ट डिसाइड करेगा कि नामों को डिस्चार्ज करना है या नहीं करना है। करता है ठीक है, नहीं करता तो आप उसकी अपील भी कर सकते हो सेशन कोर्ट में, रिवीजन के थ्रू भी उसको चैलेंज कर सकते हो सेशन कोर्ट में। ये तो एक पार्ट हो गया। इसके बाद अपना आप मेन ऑब्जेक्शन फाइल करते हो, या कई बार तो कोर्ट मीनवाइल आपको कहने लगती है कि भाई आप तो रिप्लाई फाइल करो। तो जो रिस्पॉन्डेंट नंबर 1 यानी हस्बैंड होता है, उसे अपनी तरफ से रिप्लाई फाइल करना होता है। अब जब वो रिप्लाई फाइल करता है, वहां अगेन फिर वही फालतू की चीज़ों पे फोकस करता है, जो उसने आरोप लगाए होते हैं उन पे ज़्यादा फोकस करता है, और देखा हमने 100-100 पेज के रिप्लाई तैयार कर लेते हैं। तो इन चीज़ों का कोई अर्थ नहीं है। आपके पास जो भी एविडेंस है वो आपको एविडेंस के टाइम पे शो करना है। अभी कुछ मत करो। अभी तो उसने जो एलिगेशन आपके ऊपर लगाए, सिंपल आप उसको डिनाइल कर दो, ऐसा कभी हुआ ही नहीं, ऐसी कोई घटना घटी ही नहीं, सारा झूठ बोल रही है, टोटल झूठ है, व्हाइट लाई। तो ये सब कह के आपने डिनाई कर दिया। और फोकस कहाँ पे करो? जो अगर लड़की का एडल्ट्री वाला पार्ट है, लड़की कितनी क्वालिफाइड है, लड़की ने पहले पूर्व में कौन कौन सी जॉब की है, वर्तमान समय में कहाँ जॉब कर रही है, उसके पास कौन कौन सी एसेट्स हैं, उन चीज़ों पे, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन पे आप ज़्यादा फोकस करो। ठीक? और अपने आप के भी, आप आपके ऊपर कितने डिपेंडेंट है, कितने लोन है, अपनी लाइबिलिटीज पे ज़्यादा फोकस करो। और इस प्रकार से आप इंटरिम एप्लीकेशन का और जो मेन एप्लीकेशन होती है उसका रिप्लाई दो। सारे एविडेंस पहले ही बता दोगे, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, तो लड़की अपने क्रॉस में प्रिपेयर होकर नहीं आएगी क्या? सारे पत्ते पहले खोल के बैठ जाओ। पहले आपको कुछ करना ही नहीं होता। ऑब्जेक्शन में केवल आपको डिनाइल देना होता है। लेकिन आप पूरी कहानी शुरू से लेके इतनी डेट पे ये हुआ, इस दिन ये हुआ, उस दिन ये हुआ, इसका मेरे पे वीडियो है, इसका मेरे पे ऑडियो है, पूरा आप उनको मेंटली प्रिपेयर कर देते हो।
उसके बाद फिर वो क्रॉस में आते हैं, अपना रिजॉइंडर दाखिल कर देते हैं आपके जवाब के बाद। तो इस तरह की चीज़ें मत करो, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको रिप्लाई फाइल करना होता है। लड़ना चाहते हो दिमाग से लड़ो। लेकिन होता क्या है, क्योंकि मैंने ये देखा कि जो फिर भी ऐसा बंदा होता है ना सामान्य है, उसको आप समझाओगे समझ भी जाता है, लेकिन जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, जो ज़्यादा R&D करते हैं, वो ज़्यादा खराब करते हैं अपने केस को, क्योंकि उनको लगता है कि जैसा वो सोच रहे हैं लॉजिक वैसे ही सब कोर्ट में चलता है। वैसा कोर्ट में कुछ नहीं चलता है, आप फंस जाओगे बहुत बुरी तरीके से। आपकी नॉलेज, आपकी प्रोफेशन आपके जॉब में काम आ सकती है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस काम आता है। तो इसलिए अपना दिमाग ज़्यादा ना चलाएं और केवल लिटिगेशन के हिसाब से जो आपको समझाया जा रहा है लीगली उसी तरीके से चलें, तो आप फायदे में रहेंगे। अदरवाइज नुकसान आपका ही होगा, किसी और का तो कुछ जाता नहीं है। अब इस बात को ध्यान में रखते हुए जब आप ऑब्जेक्शन फाइल कर देंगे, इंटरिम पे जवाब फाइल कर देंगे, अब इंटरिम तय हो जाएगा। इंटरिम तय होने के बाद आप कोशिश करें कि केस को जितना जल्दी निपटा सकें। आप इंटरिम का अमाउंट पे करें और उनको बोले कि भाई अपना एविडेंस फाइल करो। नहीं देते एविडेंस, रिटर्न में एप्लीकेशन लगाओ कि एविडेंस नहीं दे रहे हैं, उनकी अपॉर्चुनिटी खत्म की जाए। उनका एविडेंस में कुछ होता नहीं है, अपने बयान करा देगी लड़की, उसका क्रॉस कर लो। मम्मी पापा की ज़्यादा कराएगी, उनका क्रॉस कर लो, और उसके बाद अपने डिफेंस पे जो भी आपके पास इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्री जो भी एविडेंस हो सबमिट करो। बोल दो मुझे कोई गवाह नहीं देना है, आर्ग्यूमेंट हो जाएंगे, केस फाइनल हो जाएगा। यानी विद इन 2 ईयर आप इस केस को बहुत इजीली निपटा सकते हो अगर आप थोड़ा सा सिस्टमेटिकली इसको चलाओ। लड़की वालों की जीत कहाँ पे होती है, जब ये केस 6-6, 7-7 साल खिंचता है और आप 6-6, 7-7 साल दूसरे प्लेस पे जाते हो, एंड मीनवाइल आप डिसाइड कर लेते हो कि मैं पैसे दे दूंगा, तो तभी गड़बड़ होती है सारी और उन लोगों की जीत हो जाती है। अगर ये केस ही 2 साल में खत्म हो जाए, आप चुपचाप अपने घर पे बैठ जाओ, जब केस ही खत्म हो गया आपको आना ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं उनकी मेंटली हार हो जाएगी और वो लोग भी सेटलमेंट पे आएंगे। क्योंकि अब आप घर पे बैठ गए, आप पैसे दे नहीं रहे हो, उनके पास ऑप्शन नहीं हो, बार बार एग्जीक्यूशन फाइल करेंगे। एग्जीक्यूशन में जब फाइनल वारंट आपके पास आएगा, आपको देना ही है, उस समय जाके दे दिया, फिर देने आपने बंद कर दिया, फिर वो एग्जीक्यूशन फाइल करेंगे। ये पूरी जिंदगी नहीं चल सकता प्रैक्टिकली। इसलिए कहीं ना कहीं उनको रियलाइज होगा कि हर बार मुझे 50-60 हज़ार रुपये लेने के लिए अच्छी खासी फीस खर्च करनी पड़ती है, कोर्ट में 6 महीने साल भर चक्कर मारना पड़ता है, तब मुझे वो 50-60 मिलते हैं। तो इससे बेहतर है कि हम इसको निपटा लें। तो इस तरीके से अगर आप अपने केस को चलाते हो, आप बहुत ही ईजिली इनसे बाहर आ सकते हो और पीस ऑफ माइंड के साथ आप अपने घर पर आराम से रह सकते हो। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।